Hello and welcome to Smart IAS Foundation. In this video, we will discuss how to prepare for civil services. अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपना कैरियर सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, तो आप अपने उस ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे बेटा, तो इस प्रिपरेशन को आप एक ही बार में अचीव नहीं कर लोगे. देयर आर सर्टेन स्टेजेस, देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आपको फॉलो करना होगा. जैसे सबसे पहला जो स्टेज है वो ये है कि आप सही मेंटोर को चूज करो. उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप सही मटेरियल को चूज करो. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रिवीजन करो. आपका जो मेंटर हो सकता है वो आपका टीचर भी हो सकता है, कोचिंग भी हो सकती है, या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, राइट? अगर आपका मेंटर सही है, अगर आपके मेंटर को एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज राइट मटेरियल. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको सही मटेरियल चाहिए. ये मटेरियल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत से बच्चों को कुछ भी पढ़ते हुए देखा है, कुछ भी पढ़ते हुए सुना है. कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल वही मटेरियल उठाना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एंड तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिविजन. आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो भी आंसर राइटिंग की है, उसमें इम्प्रोवाइज करना, उसको इंटरनलाइज करना, ये इस पूरे जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसी है. सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझो. पहले एग्जाम को समझो. तुम जिस एग्जाम को देने जा रहे हो, आप जिस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उस एग्जाम के स्ट्रक्चर को आप समझिए. सबसे पहले कितने स्टेजेस होते हैं ये जानिए. तो जो पहला स्टेज है दैट इज योर प्रीलिम्स. सेकेंड स्टेज इज योर मेन. इट इज द मेन एग्जामिनेशन. एंड द थर्ड स्टेज इज योर इंटरव्यू, या फिर इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं. प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे. मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है. इसमें आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में लिखना होता है आपको. इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, पूरी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइड टू बी अ सिविल सर्वेंट और नॉट. तो अब हमने डिसाइड कर लिया, हमने मेंटर भी चूज कर लिया, हमने मटेरियल भी चूज कर लिया, हमने ये भी अपना माइंड बना लिया कि हमें रिवाइज कैसे करना है. तो दूसरा जो स्टेज है वो ये है कि सबसे पहले आपकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो रिजिड हो चुकी है कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है. तो उसको अचीव कैसे करना है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा. और वो स्टडी प्लान आप दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म का मतलब, ध्यान से सुनना, आपको प्रिपरेशन एक साल करनी पड़ती है ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट 1 ईयर का ही एग्जाम का साइकिल है. तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स कि आप सिविल सर्विसेज के लिए डिवोटेड रहोगे. शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम रिवाइज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना प्रैक्टिस करना है, कब हमें प्रैक्टिस पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, कब हमें टेस्ट सीरीज देना है. इन सब के लिए आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स क्लियर रखो. प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने अपने 10 साल की कैरियर में बहुत बार ये बच्चों को देखा है कि लॉन्ग टर्म गोल तो बना लेते हैं, बट उस लॉन्ग टर्म गोल को बनाने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए वो गोल्स ही मिसिंग है, या गोल बना लिए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते.
कई बार ये होता है कि 4 से 5 दिन लगा के पूरा एक प्लान बनाया कि अगले 365 दिन में कैसे टॉप करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन उसका कितने दिन होता है? 0। तो प्लान कितनी अच्छी भी बना लोगे, अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो प्लान आपके लिए यूजलेस है बेटा। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले हमने ये देखा एग्जाम के पैटर्न को समझना है, मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न समझाया। उसके बाद स्टडी प्लान बताया मैंने आपको, एक लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए था कि आपको करना है क्या है। फिर अपने एम को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो आपको करना पड़ेगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आप किसी के गाइडेंस में हो, अगर आप किसी के मेंटरशिप में हो, in that case आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्लासेस करो, आप रिवाइज करो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है आपको। बट अगर आप नहीं चाह रहे, मतलब आपको लग रहा है कि मैं खुद से करूंगा, तो उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको अच्छे से रेफर करो। बट इस स्टैंडर्ड बुक को सर्च करने के बाद जो लिस्ट बननी चाहिए वो लिस्ट बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। लिस्ट बनने के पहले जितना चेंज करना है आपको आप कर लो, जितना सर्च करना है आप कर लो। एक बार जब वो लिस्ट बन गई, एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर उसको चेंज मत करना। बार बार स्टडी मटेरियल चेंज करना इज इक्वली हार्मफुल। आप एक मटेरियल उठाओ, एक अच्छा सा मटेरियल उठाओ, एक डिसेंट सा मटेरियल उठाओ और उस मटेरियल को 10 टाइम्स रिवाइज करो। यूपीएससी आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप 10 मटेरियल उठाइए और उन 10 मटेरियल को एक एक बार पढ़िए, बिल्कुल नहीं। सेकंड वाला जो आप काम करोगे तो इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। 10 बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रादर एक ही बुक पढ़ा हमने, एक ही स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा हमने, कितनी बार रिवीजन बहुत ज्यादा कर लिया। अब जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो ध्यान से सुन लेना। स्टैंडर्ड बुक्स ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हो, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हो। बट ये बुक लक्ष्मीकांत सर की बुक बहुत बल्कि है, तो थोड़ा उसमें सेलेक्टिव होकर पढ़ना, राइट। उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक को रेफर कर सकते हो। साइंस के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एंड देन करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है दैट इज इंपॉर्टेंट। बेटा ये बुक आपको तभी फॉलो करना है जब आपने डिसाइड किया है कि आप कोचिंग नहीं करोगे। जब आप कोचिंग में आए हो तो योर कंप्लीट फोकस शुड बी कोचिंग का जो मटेरियल है प्लस कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। मैं हमेशा मानता हूं कि जब आपके पास मेंटरशिप है, जब आपके पास टीचर है, तो आपको कोई भी बुक पढ़नी है आप टीचर के पास जाइए और पूछिए इसमें से कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। बेटा ही विल हेल्प यू टू द एवरी पॉसिबल एक्सटेंट, और इस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम का जो नेचर है उसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर इज योर जनरल स्टडीज एंड दूसरा इज योर सीसैट, राइट। कुछ नहीं होता, सीसैट में आपसे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछता है एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, मैथ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछता है आपसे। जनरल स्टडीज में आपके जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये आपसे पूछा जाता है। जब आप एपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक असम का टॉपिक भी ऐड हो जाएगा, जहां पे वो आपसे असम की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट भी पूछेगा। देन मेंस स्टेज को अगर आप डिटेल में देखोगे तो सबसे पहला जो पेपर होता है दैट इज योर एसे राइटिंग, जिसमें आपको 250 मार्क्स का एसे लिखना होता है। कितने एसे पूछता है? 2 एसे पूछता है, एसे 1 और एसे 2। आपके पास ऑप्शंस होते हैं 4 टॉपिक, उस 4 टॉपिक में से आपको एक एसे लिखना होता है। और फिर सेक्शन बी में भी आपके पास 4 टॉपिक होते हैं जिसमें से एक एसे आपको लिखना होता है। फिर जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यूपीएससी में, और एक असम का पेपर होता है कहाँ पे? एपीएससी में, जीएस पेपर 5, राइट। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है
जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिनके मार्क्स 250 ईच होता है। बट ये ऑप्शनल पेपर आज के टाइम में केवल और केवल यूपीएससी में है, एपीएससी में से ऑप्शनल को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हम लोग अपने क्लास में वीकली टेस्ट लेते हैं, राइट, मंथली टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग के सेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करना चाहिए डिटेल में। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अल्टीमेटली केवल पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक अच्छी पर्सनालिटी भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, अच्छी मतलब डिसेंट हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कैसे बोलना है। योर अपीयरेंस, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर कम्युनिकेशन स्किल नीड टू बी इम्प्रूव। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया और अगले 10 दिन में आपको सिखा दिया जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसे बेहतर हो सकती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो इसको इनकलकेट करना शुरू कर दो स्टार्टिंग से ही। फिर करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, फिर मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में जो पेपर है वहां पे वैल्यू एडिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैल्यू एडिशन में रोल प्ले करता है। और इंटरव्यू में भी बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोला आपका मेंटर बहुत अच्छा हो सकता है, आपने मटेरियल बहुत अच्छा चूज किया होगा, आपने मेहनत बहुत अच्छा किया होगा, बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा, इन दैट सिचुएशन आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बट आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। मे बी आप 2 या 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, फिर माइंड मैप वगैरह याद करने का तरीका होता है, माइक्रो नोट्स वगैरह बनाया जाता है, आप उसको बना सकते हो। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अगर सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या एसीएस बनना है, एपीएस बनना है यार, तो बिना पॉजिटिव माइंडसेट के आप उस सर्विस में फिट भी नहीं हो सकते, और शायद टू बी वेरी फ्रैंक आपकी जरूरत भी नहीं है। तो माइंडसेट नीड टू बी पॉजिटिव। पूरे के पूरे प्रिपरेशन में कई बार ऐसे फेजेस होगा जब आपसे लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, जब आपसे लगेगा आपसे नहीं होगा, जब आपको लगेगा आपसे नहीं होना चाहिए। इन तीनों सिचुएशन में आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी है। ये याद रखना कि आपने इस जर्नी को क्यों स्टार्ट किया था, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। सिलेक्शन एक साइंटिफिक प्रोसेस है विद सर्टेन डिग्री ऑफ लक इन्वॉल्व। तो अगर आपका प्रोसेस सही है तो यू विल गेट सेलेक्टेड। लास्ट, लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। हालांकि इसका प्रिपरेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी ही मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे और बेहतर कर सकते हो, आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको बता दूं, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कोचिंग करनी है, आप कोचिंग कीजिए, बट अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे ही गाइडेंस ले सकते हो। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक दैट मैं आपको बोलूँगा आपको कोचिंग ही करना है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स के पास, अगर वो सर्विस में है बट उनके पास टाइम नहीं है, या अगर आपके पेरेंट ने बहुत पहले क्वालिफाई किया हो, आपके सीनियर भैया ने बहुत पहले क्वालिफाई किया हो, तो अभी रिसेंटली एग्जाम के पैटर्न्स वगैरह चेंज हो गए हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू हैव समवन जिसको एग्जाम का नॉलेज है, जो एग्जाम की अभी भी टच में है, जिसको अभी भी प्रूवन एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मेंटरशिप जरूरी है। मेंटरशिप नहीं होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लोगों ने सेल्फ स्टडी से भी निकाला है, बट दैट जर्नी इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, दैट जर्नी इज वेरी वेरी टाइम टेकिंग, दैट जर्नी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। तो आपको ये तीनों चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो सही मेंटर चुन लो। यू विल स्टे अलर्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आपने पीछे जो मॉक टेस्ट में या क्लासेस में या डिस्कशंस में जो गलतियां की हैं, वो गलती आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। एंड लास्ट, रिवीजन के बीच में, सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बनना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, सही पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, तब जाके बेटा आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ
यूपीएससी का सिलेक्शन एक मैराथन है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का एक प्रोसेस है बेटा। इस 2 साल में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम इस अटेम्प्ट में निकल जाए, तो आपको जो बातें बताई गई हैं आप उन सारे बातों को अच्छे से समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यू विल गेट सेलेक्टेड। आपके जितने भी डाउट हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर देना, वी विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू।